नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग 14th जेपीएससी 2026 के लिए झारखंड स्पेशल के मोस्ट 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करते हैं और ये हमारा मिनी मॉक टेस्ट नंबर 1 है। आप लोग को पता होगा कि जेपीएससी के द्वारा जो इसका एग्जामिनेशन लिया जाएगा वो 8 मार्च को लिया जाएगा। कितना? तो 8 मार्च को लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन, हमारे ऐप झार शिक्षा में आपको जेपीएससी के लिए पेपर 1 के लिए 10 मॉक टेस्ट मिल जाएगा। अभी इस पर 50% का डिस्काउंट है। ये अभी आपको 249 पे आपको मिल जाएगा और आपका बुकलेट लेना है तो इस पर भी 50% का डिस्काउंट है। ये भी आपको मात्र 50 रुपीज पे मिल जाएगा। तो जिसको भी लेना हो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 82 71 11 36 45। एक बार फिर से 82 71 11 36 45 ये हमारा नंबर है। जिसको भी अगर लेना हो तो हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो खूंट का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह परिवार होता है। क्या होता है? तो परिवार होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते से पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ जो होता है वह परिवार होता है। क्या होता है? परिवार होता है। खुटकट्टी भूमि वह भूमि है जिसे मुंडाओं ने जंगलों को साफ करके खेती योग्य बनाया और खुटकट्टी का दार जो होता है वो जमीन का मालिक होता है। खुटकट्टी दार कौन होता है? तो जमीन का मालिक होता है और मुंडा जो होता है वह गांव का प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी जो है वह कहाँ स्थापित की थी? तो अपनी राजधानी जो है वह सुतियाम्बे में स्थापित की थी। कहाँ? तो सुतियाम्बे में स्थापित की थी। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। नागवंशी राजवंश के संस्थापक फनी मुकुट राय ने अपनी प्रथम राजधानी सुतियाम्बे में स्थापित की थी। कहाँ? तो प्रथम राजधानी जो थी वह सुतियाम्बे थी। फनी मुकुट राय को आदि पुरुष भी कहा जाता है और उन्होंने गैर आदिवासियों को भी आश्रय दिया था। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में जोग मांझी का क्या कार्य है? तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में जोग मांझी का क्या कार्य है? तो जोग मांझी का कार्य है मांझी का सहायता करना, यानी मांझी का सहायक। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। मांझी जो होता है वो उप सहायक मतलब सहायक का काम करता है। दैट मीन्स उप प्रधान भी होता है। कौन? तो जोग मांझी। कौन? तो जोग मांझी जो होता है वह उसको हम लोग उप प्रधान भी बोलते हैं। जोग मांझी जो होता है मांझी का सहायक होता है और वह गांव के सामाजिक और पारिवारिक मामलों विशेषकर शादी ब्याह की देखरेख करता है और युवाओं के आचरण पर नजर रखता है। वहीं गुड़ैत की बात करें तो यह संदेश वाहक होता है और नायके जो होता है वह धार्मिक प्रधान होता है। कौन? तो नायके जो होता है वह धार्मिक प्रधान होता है और गुड़ैत जो होता है वो संदेश वाहक होता है। अगला प्रश्न है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है ये किस जनजाति से संबंधित है? तो यह खड़िया जनजाति से संबंधित है। किससे? तो खड़िया जनजाति से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। यह पारंपरिक शासन प्रणाली है। ढोकलो का अर्थ बैठक और सोहर का अर्थ अध्यक्ष होता है। क्या होता है? तो ढोकलो का अर्थ जो होता है वह बैठक होता है और सोहर का जो अर्थ होता है वह अध्यक्ष होता है। और महतो जो होता है वो गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है। महतो जो होता है कौन? तो गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है। अगला प्रश्न नंबर 5 की ओर हम लोग देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो नीलांबर पीताम्बर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो नीलांबर पीताम्बर के द्वारा किया गया था। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। भोक्ता खरवार जनजाति के दो भाइयों नीलांबर और पीताम्बर ने पलामू क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया और चेरो राजाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया।
उन्हें नेस्लीगंज में फांसी दी गई। नीलांबर पीतांबर को कहाँ फांसी दी गई? तो नेस्लीगंज में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड पार्टी का गठन 1950 में किसके द्वारा किया गया था? तो झारखंड पार्टी का जो गठन है 1950 में किसके द्वारा किया गया था? तो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा झारखंड पार्टी का स्थापना या गठन जो है 1950 में किया गया था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। जयपाल सिंह मुंडा जो कि जमशेदपुर में आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी किया गया। जयपाल सिंह मुंडा इसके पहले अध्यक्ष थे। जयपाल सिंह मुंडा जो थे वह झारखंड पार्टी के पहले अध्यक्ष थे और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह जो था वह क्या था? मुर्गा था। क्या था? मुर्गा था। और 1963 में इसका विलय कांग्रेस में हो गया। झारखंड पार्टी का जो विलय है 1963 में कांग्रेस में हो गया। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का उलगुलान दैट इज विद्रोह मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? तो बिरसा मुंडा का जो उलगुलान था वह किसके विरुद्ध था? तो मुख्य रूप से यह दिकुओं और औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध? तो दिकुओं और औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। दिकुओं दैट इज जमींदारों और अंग्रेजों और औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध था कौन? तो मुंडा विद्रोह। बिरसा आंदोलन 1895 से 1900 जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के अधिकार और बाहरी लोगों यानी दिकुओं के शोषण के खिलाफ था और इसका नारा था अबुआ दिसुम अबुआ राज। क्या था? तो अबुआ दिसुम अबुआ राज, हमारा देश हमारा राज। क्या था? हमारा देश हमारा राज। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद यानी जैक का गठन कब हुआ था? तो जैक का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1995 को हुआ था। कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1995 को हुआ था। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। झारखंड राज्य गठन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। कौन? तो जैक का गठन जो था वो झारखंड राज्य गठन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और इसके अध्यक्ष शिबू सोरेन बनाए गए थे। जैक के पास कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विषयों पर सीमित अधिकार थे। जैक के पास क्या थे? तो कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विषयों पर सीमित अधिकार थे। अब हम देखते हैं झारखंड की विशिष्ट पहचान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है, झारखंड की किस जनजाति में युवा गृह को धूमकुड़िया कहा जाता है? तो झारखंड की किस जनजाति में युवा गृह को धूमकुड़िया कहा जाता है? तो यह उरांव जनजाति के युवा गृह को धूमकुड़िया कहा जाता है। किसके? तो उरांव जनजाति में युवा गृह को धूमकुड़िया कहा जाता है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। धूमकुड़िया उरांव जनजाति का युवा गृह है जहां अविवाहित युवक युवतियों को सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षाएं दी जाती। क्या? तो सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षाएं युवा गृह में दी जाती हैं और युवकों के लिए इसका नाम है जो है जोंक एड़पा है और युवतियों के लिए पेल एड़पा है। क्या है? युवकों के लिए यानी लड़कों के लिए जोंक एड़पा, युवतियों यानी लड़कियों के लिए पेल एड़पा है। अगला प्रश्न है, सोहराय चित्रकला मुख्य रूप से किस जिले में प्रचलित है जिससे जीआई टैग भी प्राप्त है? तो सोहराय जिला जो है मतलब सोहराय चित्रकला जो है यह हजारीबाग जिले में प्रचलित है और जिसको जीआई टैग जो है वह 2020 में मिला। कब? तो 2020 में इसे जीआई टैग मिला। अगला प्रश्न इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। सोहराय और कोहबर कला हजारीबाग क्षेत्र की विशिष्ट परंपरा है। क्या है? तो सोहराय और कोहबर जो है वह हजारीबाग क्षेत्र की विशिष्ट पहचान है। सोहराय कला फसल कटाई और पशुओं के सम्मान में की जाती है। सोहराय कला जो है वह फसल कटाई और पशुओं के सम्मान में की जाती है और सोहराय कला जो है एक भित्ति चित्रकला यानी कि वॉल पेंटिंग की एक शैली है। क्या है? तो वॉल पेंटिंग की एक शैली है। अगला प्रश्न है, झारखंड सामाजिक स्थिति में सदान कौन है? तो झारखंड की सामाजिक स्थिति में सदान कौन है? तो सदान जो है वो झारखंड के मूल गैर जनजातीय लोग हैं। कौन है? तो झारखंड के मूल गैर जनजातीय लोग हैं। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। सदान वे लोग हैं जो झारखंड के मूल निवासी हैं लेकिन जनजाति दैट इज एसटी श्रेणी में नहीं आते हैं। इनकी भाषा सदानी जैसे नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया आदि है और ये हजारों वर्षों से आदिवासियों के साथ में रहते आए हैं। हजारों वर्षों से सदान जो हैं वो आदिवासियों के साथ में रहते आए हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं लोक साहित्य और नृत्य संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहला प्रश्न है, छऊ नृत्य
के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो छऊ नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सही है आपका, इसमें मुखौटा का प्रयोग अनिवार्य होता है। क्या होता है? तो इसमें मुखौटा का प्रयोग अनिवार्य होता है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। छऊ एक ओजपूर्ण युद्ध शैली का नृत्य है। क्या है? तो ओजपूर्ण युद्ध शैली का नृत्य है। सरायकेला छऊ में मुखौटे का प्रयोग होता है और इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 2010 में शामिल किया गया। सुधेंदु नारायण जो थे 1938 में यूरोप में इसका प्रदर्शन किया था। सुधेंदु नारायण के द्वारा 1938 में इसका प्रदर्शन कहाँ किया गया था? तो यूरोप में प्रदर्शन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तंतु वाद्य स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जो झारखंड में लोकप्रिय है? तो कौन सा है? तो केंद्रा या केंद्री जो है वो एक तंतु वाद्य दैट इज स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जो झारखंड में लोकप्रिय है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। केंद्रा, जिसे झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है। क्या? तो झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है, एक तंतु वाद्य है और इसे सूखी लौकी और तारों से बनाया जाता है। संथाल जनजाति में यह जो है वो विशेष प्रिय है। क्या है? तो संथाल जनजाति में यह विशेष प्रिय है। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति मुख्य रूप से किस कार्य के लिए जानी जाती है? तो बैगा जनजाति जो है वो मुख्य रूप से किस कार्य के लिए जानी जाती है? तो यह वैद और तंत्र मंत्र के लिए जानी जाती है। किसके लिए? तो वैद और तंत्र मंत्र के लिए जानी जाती है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। बैगा जनजाति को पारंपरिक वैद और धार्मिक कार्यों का विशेषज्ञ माना जाता है। अन्य जनजातियां बीमारियों के इलाज के लिए इन पर निर्भर रहती है। कौन? तो बैगा जनजाति के ऊपर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, झारखंड साहित्य और इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है कि संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़म वाक आतो यानी हाड़म का गांव किसके द्वारा लिखा गया था? तो हाड़म का गांव जो है यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह आर कार्टेस के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? तो आर कार्टेस के द्वारा लिखा गया था। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। 1946 में प्रकाशित हाड़म वाक आतो संथाली भाषा का पहला उपन्यास माना जाता है जो रोमन लिपि दैट इज इंग्लिश में लिखा गया था। वहीं डोमन साहू समीर को संथाली भाषा का भारतेंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो डोमन साहू समीर को संथाली भाषा का भारतेंदु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? तो गायब होता हुआ देश उपन्यास के जो लेखक है कौन है? तो वह रणेंद्र है। कौन है? तो रणेंद्र है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। रणेंद्र का यह उपन्यास मुंडा जनजाति और असुर जनजाति के जीवन पर आधारित है। किस पर? तो मुंडा जनजाति और असुर जनजाति के जीवन पर आधारित है। रणेंद्र को ग्लोबल गांव का देवता के लिए भी जाना जाता है। ग्लोबल गांव का देवता भी जो है वो रणेंद्र के द्वारा ही लिखा गया है। अब हम देखते हैं प्रमुख शिक्षण संस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, झारखंड में इंडियन इंस्टीट्यूट मतलब इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यानी ISM धनबाद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यानी ISM की स्थापना जो हुई थी वह 1926 को हुई थी। कब? तो 1926 को हुई थी। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड इरविन ने 9 दिसंबर 1926 को ISM धनबाद की स्थापना की थी। वहीं 2016 में इसे IIT का दर्जा प्राप्त हुआ और यह जो एक खनन इंजीनियरिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किस लिए? तो खनन इंजीनियरिंग के लिए ISM धनबाद जो है यह विश्व प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं झारखंड के खेल कूद के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, झारखंड की वह पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है जिसने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो वह है निक्की प्रधान। कौन है? निक्की प्रधान है जिसने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। निक्की प्रधान खूंटी जिला की हैं जो रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी थी। वहीं जयपाल सिंह मुंडा जो है 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान थे। कौन? तो जयपाल सिंह मुंडा जो थे 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक टीम के विजेता थे। अगला प्रश्न है, किनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो किनन स्टेडियम जो है ये आपका जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ है? तो जमशेदपुर में स्थित है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं।
कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में स्थित एक प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम है। क्या है? यह कीनन स्टेडियम जो है वो एक क्रिकेट स्टेडियम है। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी जमशेदपुर में है। कहाँ? तो जेआरडी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है, ये भी आपका कहाँ है? तो जमशेदपुर में है। अब हम लेते हैं भूमि संबंधी कानून सीएनटी और एसपीटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम दैट इज सीएनटी एक्ट 1908 का ब्लूप्रिंट दैट इज रूपरेखा जो है वो किसने तैयार किया था? तो 1908 अधिनियम का जो ब्लूप्रिंट है यह जे.एच. हॉफमैन के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? तो जे.एच. हॉफमैन के द्वारा तैयार किया गया था। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। फादर जॉन हॉफमैन ने सीएनटी एक्ट का खाका तैयार किया गया था। यह एक्ट 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ था। सीएनटी एक्ट जो है वो 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ था और इसका उद्देश्य था कि आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों के पास जाने से रोकना। क्या? तो आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों के पास जाने से रोकना सीएनटी एक्ट का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है सीएनटी एक्ट 1908 की किस धारा के तहत एक रैयत अपनी जोत को भुगत बंधक रख सकता है? तो किस धारा के तहत एक रैयत जो है अपनी जोत को भुगत बंध रख सकता है? तो भुगत बंध जो रख सकता है वह धारा 46 के अंतर्गत रख सकता है। किस पर? तो धारा 46 के अंतर्गत। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। धारा 46 के तहत एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य अपनी जमीन उसी थाने क्षेत्र के दूसरे एसटी सदस्य को डीसी की अनुमति से हस्तांतरित कर सकता है। साथ ही भुगत बंधक की अवधि 7 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। बिहार और उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम के तहत यह अवधि जो थी वह 15 वर्ष हो सकती है। अगला प्रश्न है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम दैट इज एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 20 का संबंध किससे है? तो धारा 20 का जो संबंध है वह किससे है? तो इसका संबंध है रैयत के अधिकार का हस्तांतरण से। किससे? तो रैयत के अधिकार का हस्तांतरण से इसका संबंध है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। धारा 20 एसपीटी एक्ट की आत्मा मानी जाती है। धारा 20 जो है वो एसपीटी एक्ट की आत्मा मानी जाती है। यह स्पष्ट करती है कि रैयत की जमीन का विक्रय, दान या बंधक कुछ अपवादों को छोड़कर अमान्य होगा। यह धारा आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा की गारंटी देती है। क्या कहती है? यह जो धारा है आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा की गारंटी देती है। कौन सा? तो धारा 20। अगला प्रश्न है एसपीटी एक्ट 1949 के तहत खास गांव से क्या तात्पर्य है? तो खास गांव से क्या तात्पर्य है? तो जहां कोई मूल रैयत न हो या जहां कोई ग्राम प्रधान न हो। लेकिन इस कंडीशन में आपका जो आंसर हो जाएगा वो ए के साथ चाहिएगा, जहां कोई मूल रैयत न हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर तो दोनों हो सकता है, लेकिन मुख्यतः गांव जहां न तो मूल रैयत हो न ही उस समग्र कोई ग्राम प्रधान हो। तकनीकी रूप से खास गांव वह है जहां कोई मूल रैयत न या जहां ग्राम प्रधान की नियुक्ति नहीं हुई हो। वहां का प्रबंधन जो है वह सीधे सरकार या जमींदार देखते हैं। अगर सही विकल्प की हम लोग बात करते हैं तो ए या बी प्रश्नों की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन इसका प्रायः जो है जो आंसर होता है वह मूल रैयत न हो को प्राथमिकता दी जाती है। तो इसका आंसर याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा कि जहां कोई मूल रैयत न हो उसी को खास गांव से संबंधित माना जाता है। अगला प्रश्न है सीएनटी एक्ट के तहत कोरकर भूमि का क्या अर्थ है? तो सीएनटी एक्ट के तहत कोरकर भूमि का अर्थ क्या है? तो जंगलों को काटकर बनाई गई धान की खेती वाली जमीन को कोरकर भूमि कहा जाता है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। जंगलों को काटकर बनाई गई धान की खेती वाली जमीन को ही कोरकर भूमि कहा जाता है। यानी वह भूमि जिसे किसी कृषक ने अपनी मेहनत से जंगल या झाड़ियों को साफ करके धान की खेती यानी कि राइस लैंड के रूप में तैयार करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसे कोरकर भूमि कहते हैं। इसे जल शासन या अरियत भी कहा जाता है। क्या? तो जल शासन या अरियत भी कोरकर भूमि को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है विल्किंसन रूल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो विल्किंसन रूल का जो संबंध था वह किस क्षेत्र से था? यह कोल्हान क्षेत्र से था। किस क्षेत्र से? यह कोल्हान क्षेत्र से था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। 1837 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में हो विद्रोह के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विल्किंसन रूल लागू किया गया था। इसके तहत मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को कानूनी सहायता मिली। किसको? तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को कानूनी सहायता मिली। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं भूगोल, जंगल, नदी और खनिज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है झारखंड की एकमात्र नदी जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है, कौन है? तो झारखंड की एकमात्र नदी जो बंगाल में स्वतंत्र रूप से गिरती है बंगाल की खाड़ी में, वह कौन है? तो स्वर्ण रेखा है। कौन? तो स्वर्ण रेखा है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। स्वर्ण रेखा नदी रांची के नगरी से निकलती है। कहां से? तो रांची के नगरी से निकलती है और किसी अन्य नदी में मिले बिना सीधे ओडिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसमें याद रखना है कि हुंडरू जलप्रपात जो है वह स्वर्ण रेखा नदी पर ही है। कहां? तो स्वर्ण रेखा नदी पर ही हुंडरू जलप्रपात है, जो कि झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? तो पाट क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? तो 900 से 1100 मीटर है। कितनी है? तो 900 से 1100 मीटर है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर पाट क्षेत्र झारखंड का सबसे ऊंचा पठारी भाग है और इसका जो आकार है वह त्रिभुजाकार है। नेतरहाट जो है, जिसे छोटनागपुर की रानी भी कहा जाता है, इसी क्षेत्र में है। नेतरहाट जो है वो भी तो आपका पाट क्षेत्र में ही है। वहीं पारसनाथ पहाड़ी की अगर ऊंचाई की बात करें तो उसकी ऊंचाई जो है वह 1365 मीटर है। कितना है? तो 1365 मीटर है, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है? तो झारखंड में सर्वाधिक जो लौह अयस्क है वह हेमेटाइट किस्म का पाया जाता है। किसका? तो हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क जो है वह सर्वाधिक पाया जाता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। झारखंड विशेषकर पश्चिमी सिंहभूम, कहाँ? तो पश्चिमी सिंहभूम में हेमेटाइट किस्म का उच्च कोटि का लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वहीं नोवामुंडी खान जो है एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खानों में से एक है। नोवामुंडी खान जो है वह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और ये एशिया में सबसे बड़ी खानों में से एक है। अगला प्रश्न है झारखंड की जलवायु किस प्रकार की है? तो झारखंड की जो जलवायु है वह किस प्रकार की है? तो वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। इसकी व्याख्या देखते हैं। झारखंड उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है और यहाँ की जलवायु जो है वह मानसूनी पवनों से प्रभावित होती है। झारखंड की जो औसत वार्षिक वर्षा है वह कितनी है? तो 140 सेंटीमीटर है, यानी कि 140 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है मसानजोर बांध, जिसे कनाडा डैम भी कहा जाता है, किस नदी पर स्थित है? तो मसानजोर बांध जो है यह मयूराक्षी नदी पर स्थित है। किस पर? तो मयूराक्षी नदी पर स्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। यह बांध दुमका जिले में स्थित है। इसे कनाडा सरकार के सहयोग से बनाया गया था, इसलिए इसे कनाडा डैम भी कहा जाता है। किसलिए? तो कनाडा सरकार के सहयोग से बनाया गया था, इसलिए इस डैम को कनाडा डैम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का मुख्य फोकस क्या है? तो झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति का मुख्य फोकस क्या है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और निर्यात प्रोत्साहन। क्या है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और निर्यात प्रोत्साहन। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। इस नीति का उद्देश्य झारखंड को निवेश के लिए पसंदीदा राज्य बनाना, रोजगार सृजन करना और निर्यात को बढ़ावा देना है। याद रखना है कि इस निवेश और प्रोत्साहन नीति को 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी किया गया, मतलब लागू किया गया। कब से? तो 1 अप्रैल 2021 से। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 का संबंध किससे है? तो प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 का जो संबंध है वो किससे है? तो वामपंथी उग्रवादियों से है। किससे है? तो वामपंथी उग्रवादियों से है।
इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। इस नीति का उद्देश्य भटक चुके उग्रवादियों को मुख्य धारा में वापस लाना है। इसमें आत्मसमर्पण करने वालों को आर्थिक सहायता और आवास की सुविधा दी जाती है। क्या दी जाती है? तो आर्थिक सहायता और आवास की सुविधा दी जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड में सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट कब लागू किया गया? तो झारखंड में सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट जो है यह 2015 में लागू किया गया। कब? तो 2015 में लागू किया गया। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। निवेशकों को एक ही जगह पर सभी प्रकार की स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए यह एक्ट लाया गया था ताकि लाल फीताशाही को कम हो सके। क्या हो सके? तो लाल फीताशाही जो है वह कम हो सके, इसलिए सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट लाया गया था। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में हुई थी। और इसमें उत्पादन जो है वो 1911 में शुरू हुआ था। कब? तो 1911 में शुरू हुआ था। किसका? तो लोहे का। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। देखिए 1911 में लोहे का उत्पादन शुरू था और वहीं 1914 में इससे इस्पात का भी उत्पादन होने लगा। टिस्को की स्थापना जो थी 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा साक्षी जमशेदपुर में की गई थी, लेकिन पिग आयरन का उत्पादन 1911 में और स्टील का उत्पादन 12-14 में शुरू हुआ था। कब? तो 1912-14 में स्टील का उत्पादन शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन यानी HEC रांची की स्थापना किन देशों के सहयोग से की गई थी? तो HEC की जो स्थापना है वह 1958 में की गई थी। कब? तो 1958 में की गई थी। किसके सहयोग से? तो रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। किसके? तो रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। HEC की स्थापना जो है 1958 दैट इज 1958 ईस्वी में हटिया रांची में की गई। इसे कारखानों का कारखाना भी कहा जाता है। क्या? तो कारखानों का कारखाना भी कहा जाता है। इसमें प्रमुख 3 संयंत्र हैं, FFP, HMBP और HMTP। कौन कौन? FFP, HMBP और HMTP जो है ये प्रमुख संयंत्र हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला तांबा उद्योग दैट इज कॉपर इंडस्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला तांबा उद्योग जो है यह घाटशिला में स्थापित किया गया था। कहाँ? तो घाटशिला में स्थापित किया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1924 में इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन द्वारा घाटशिला सिंहभूम में भारत का पहला तांबा उद्योग जो है वह स्थापित किया गया था। कहाँ? तो घाटशिला में। अगला प्रश्न है, अबुआ आवास योजना के तहत लाभार्थियों को कितने कमरों का पक्का मकान देने का प्रावधान है? तो अबुआ आवास योजना के तहत लाभार्थियों को कितने कमरों का पक्का मकान देने का प्रावधान है? तो 3 कमरों का। कितने? तो 3 कमरों का। इसकी व्याख्या देखते हैं। झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना में गरीबों को 3 कमरों का पक्का मकान, रसोई और शौचालय सहित देने का लक्ष्य है। कितना? तो 3 कमरे का। अगला प्रश्न है, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो विदेश में उच्च शिक्षा। क्या है? तो विदेश में उच्च शिक्षा। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। इस योजना के तहत ST, SC, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों को यूनाइटेड किंगडम दैट इज UK और आयरलैंड के विश्वविद्यालयों में मास्टर डिग्री और PhD के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। अगला प्रश्न है, फूलो झानो आशीर्वाद अभियान किससे संबंधित है? तो फूलो झानो आशीर्वाद अभियान जो है वो किससे संबंधित है? तो हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को आजीविका से जोड़ना। किससे? तो हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को आजीविका से जोड़ना है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इस अभियान का उद्देश्य जो है वो हड़िया दारू निर्माण और बिक्री से जुड़ी महिलाओं को सम्मानजनक वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करना है। क्या करना है? तो हड़िया दारू निर्माण और बिक्री से जुड़ी महिलाओं को सम्मानजनक वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में वनों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ
फॉरेस्ट कितने वर्गों में किया गया है? तो झारखंड में वनों का जो वर्गीकरण है वो कितने वर्गों में किया गया है? ये 3 वर्गों में किया गया है, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। किसमें? तो आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। वैधानिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। कहाँ? तो झारखंड में। आरक्षित दैट इज रिजर्व फॉरेस्ट जो कि पूर्ण प्रतिबंधित है, संरक्षित दैट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, कुछ शर्तों के साथ इसमें अनुमति दी जाती है, वहीं अवर्गीकृत दैट इज अनक्लासिफाइड, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है शुल्क देकर। अगला प्रश्न है संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीणों या स्थानीय समुदायों की भागीदारी से वनों का संरक्षण। क्या है? तो ग्रामीणों या स्थानीय समुदायों की भागीदारी से वनों का संरक्षण। इसकी व्याख्या देखते हैं। वन प्रबंधन समितियों यानी कि FPC फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज के माध्यम से गांव वालों को वन संरक्षण से जोड़ना ताकि वनों की रक्षा हो सके और ग्रामीणों को भी लाभ मिले। अगला प्रश्न है झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि SAPCC के अनुसार राज्य का कौन सा जिला जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील यानी कि वल्नरेबल है? तो सरायकेला, खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जो है यह सबसे अधिक संवेदनशील दैट इज वल्नरेबल है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार सूखे और अनियमित वर्षा के कारण ये जिले जो हैं वो सबसे अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। कौन कौन जिले? तो सरायकेला, खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम। अगला प्रश्न है झारखंड में हाथी अभ्यारण्य एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थित है? तो झारखंड में हाथी अभ्यारण्य जो है यह दलमा में है। कहाँ है? यह दलमा में है। इसकी व्याख्या देखते हैं। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य जमशेदपुर के पास हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। 2001 में देश का पहला एलिफेंट रिजर्व दैट इज सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व इसी क्षेत्र में घोषित किया गया था। कब? तो 2001 में देश का पहला एलिफेंट रिजर्व जो है वो इसी क्षेत्र में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है झारखंड में गिद्धों के विलुप्त होने का मुख्य कारण कौन सी दवा मानी जाती है? तो झारखंड में गिद्धों के विलुप्त होने का मुख्य कारण जो है वह डाइक्लोफेनेक दवा मानी जाती है। कौन सी दवा? तो डाइक्लोफेनेक दवा मानी जाती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पशुओं को दर्द निवारक के रूप में दी जाने वाली डाइक्लोफेनेक दवा पशुओं के मरने के बाद गिद्धों के शरीर में पहुंचती है जिससे उनकी किडनी खराब हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि JSDMA का अध्यक्ष कौन होता है? तो झारखंड राज्य प्रबंधन आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, वहीं जिला स्तर पर उपायुक्त इसका अध्यक्ष होते हैं। इसका स्थापना जो है यह गठन 2010 में हुआ था। कब? तो 2010 में हुआ था। अगला प्रश्न है झारखंड में तड़ित दैट इज लाइटनिंग या वज्रपात से निपटने के लिए कौन सा संस्थान प्रशिक्षण देता है? तो लाइटनिंग से निपटने के लिए श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान जो है यह प्रशिक्षण देता है। कौन? तो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान। इसकी व्याख्या देखते हैं। यानी SKIPA राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देने वाली नोडल एजेंसी है। कौन? तो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान। अगला प्रश्न है खनन दुर्घटना के लिए कौन सा जिला सबसे अधिक संवेदनशील है? तो खनन दुर्घटना के लिए कौन सा जिला जो है वो सबसे अधिक संवेदनशील है? तो वह धनबाद है। कौन सा? तो धनबाद है। इसकी व्याख्या देखते हैं। झारखंड की कोयला राजधानी धनबाद में भूमिगत आग और खदान धंसने की घटनाएं जो है वो अक्सर होती रहती है। जैसे अभी हाल ही में चास नाला दुर्घटना जो है वह देखने में आया था। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा संवेद शिखर किस धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो संवेद शिखर जो है यह जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। किसका? तो जैन धर्म का। इसकी व्याख्या देखते हैं। गिरिडीह जिले में स्थित
पारसनाथ पहाड़ी, जिसे संवेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म का सबसे पवित्र स्थल है और यहाँ पर ही 24 में से 20 तीर्थंकरों को निर्वाण की प्राप्ति हुई है। कितना? तो 24 में से 20 तीर्थंकरों को निर्वाण की प्राप्ति जो है वह संवेद शिखर में ही हुई है। अगला प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल 2026 में कौन है? तो झारखंड के वर्तमान राज्यपाल जो है कौन है? तो संतोष कुमार गंगवार है। कौन है? तो संतोष कुमार गंगवार जो है वो झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। संतोष कुमार गंगवार की जो नियुक्ति हुई थी कब हुई थी? तो 2024 में हुई थी। कब? तो जुलाई 2024 में संतोष कुमार गंगवार की नियुक्ति हुई थी झारखंड के राज्यपाल के रूप में। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो डीवीसी का जो मुख्यालय है यह कोलकाता में स्थित है। कहाँ? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। डीवीसी भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और इसकी स्थापना जो हुई थी वह 7 जुलाई 1948 को हुई थी। यद्यपि इसका कार्यक्षेत्र जो है वह झारखंड और पश्चिम बंगाल में है, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वह झारखंड में नहीं बल्कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों, आप लोग के लिए झार शिक्षा के द्वारा ऐप पर 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है पेपर 1 के लिए उपलब्ध है, तो जाके आप लोग वहां इसे इनरोल करके आप इसे दे सकते हैं। वहीं आपको फ्री टेस्ट भी एक अवेलेबल है, आप वहां से इसे जाके दे सकते हैं। वहीं 14th जेपीएससी स्पेशल के लिए प्राचीन भारत का बुकलेट जो है अभी आपको अफोर्डेबल प्राइस मात्र 50 रुपीज में ये आपको मिल जाएगी। तो जिनको भी लेना हो हमारे नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 82 71 11 36 45। क्या है? तो 82 71 11 36 45 है। इस नंबर पे आप हमें कॉल करके ये बुकलेट जो है वो ले सकते हैं। इसका पीडीएफ फॉर्म में आपको ये प्रोवाइड हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और जो लोग भी हमारे साथ चैनल में जुड़ते हैं वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल से जरूर ही मदद मिलेगी और आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।